आइए आज का चैप्टर थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन लिखिए, थर्मल एक्सपांशन जैसा नाम है थर्मल। when you supply heat energy when you supply heat energy then solid liquid gas कोई सा भी स्टेट में हो all will expand। solid liquid gas if you supply thermal energy to solid liquid gas it expand होने का रीजन अगर देखा जाए कि एक्सपेंशन हो क्यों रहा है, जस्ट विजुअलाइज करो। इन सॉलिड ऑल एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे ये रिमोट है, ये पेन है, किसी भी सॉलिड में जितने जो एटम होते हैं ऑल एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन ऑल डायरेक्शन, इधर भी इधर भी इधर भी। सो इन सॉलिड an atom vibrate in all direction। स्प्रिंग का मतलब यही है, दो एटम आपस में कोई स्प्रिंग से नहीं है, इट इज कनेक्टेड विथ इंटर एटॉमिक फोर्स। तो किसी सॉलिड में दो एटम आपस में अटैच्ड है, किससे? इंटर एटॉमिक फोर्स। इफ यू सप्लाई थर्मल एनर्जी वाइब्रेशन इंक्रीजेज, इवन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या होता है? ये पेन है तो मीन पोजीशन से जो यहां थे, ये है मीन, ये और ये, तो ये मीन से जितना दूर गया उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। सपोज इनिशियली सॉलिड एट लो टेम्परेचर, इट इज वाइब्रेशन। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। अब कम टेम्परेचर है, हम इतना हिल रहे हैं, अधिक टेम्परेचर अधिक हिले तो मुझे अधिक स्पेस चाहिए, तो मैंने सभी आइटम के बीच के सेपरेशन को बढ़ा दिए। ठीक है, सेपरेशन को बढ़ा दिए। एक ग्राफ है जो यहां आपको नहीं, आपको पढ़ना होता है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, यहां नहीं। ठीक है, ये पढ़ोगे वर्क एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक सेपरेशन। पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक सेपरेशन सिर्फ यहां समझो। इनिशियली एटम यहां पर है, यू सप्लाई थर्मल एनर्जी, ये एटम उधर गया इधर गया, इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या है ये पढ़ोगे वर्क एनर्जी में। यहां बस इतना जानना है, व्हेन यू, यहां बस इतना जानना है। तो लिखो लिखो, कॉपी लिखो, कॉपी लिखिए। when thermal energy supplied to solid then amplitude of vibration of each atom increases. So equilibrium separation between atom increases. Equilibrium separation between atom increases. और सुनना, एक एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। रॉड गर्म किए, लेंथ बढ़ गया। स्क्वायर प्लेट, अब बताए थे एटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन। इन द साइड द सॉलिड एटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में। इसलिए है रॉड को गर्म किए तो इधर भाई, ठीक है, लेंथ बढ़ गया। स्क्वायर प्लेट को भी गर्म किए
तो देखो लेंथ भी बढ़ा और विड्थ भी बढ़ा, दोनों बढ़ रहा है। किसी क्यूब को गर्म किए तो यहां पर देखो, ठीक है, मुझे ये लिखवाना है, व्हेन यू सप्लाई थर्मल एनर्जी देन ऑल डायमेंशन इंक्रीजेस। क्यूब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो लेंथ, विड्थ, ठीक है, इलास्टिसिटी नहीं है कि आपने खींचा तो लेंथ बढ़ गया तो थिकनेस कम हो जाएगी। इन केस ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑल डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है, ऑल इंक्रीजेस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ थर्मल एनर्जी सप्लाई टू सॉलिड then due to increase in amplitude of vibration, ठीक है, its equilibrium separation increases, और ऐड करो, and it expand in all direction, it expand in all direction, it expand in all direction, सभी डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन, नॉट ओनली इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इट एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन। चलो कुछ टर्म देखो, ध्यान दो। इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड Li, initial length of rod Li, if you supply thermal energy its length increases, length increases. Suppose initial temperature Ti, final temperature Tf, formula length final is equal to length initial 1 plus alpha change in temperature delta T, change in temperature। अब देखो सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है, रॉड है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लिखो आगे, लीनियर एक्सपांशन ऑफ रॉड, लीनियर एक्सपांशन ऑफ रॉड, रॉड का लीनियर एक्सपांशन बना लो। लीनियर एक्सपांशन, लीनियर लेंथ बढ़ रहा है, लीनियर एक्सपांशन ऑफ रॉड, लीनियर एक्सपांशन, linear expansion of rod, linear expansion of rod। लीनियर लेंथ बढ़ गया, Li, Ti इनिशियल टेम्परेचर, LF TF फाइनल टेम्परेचर, LF इक्वल टू Li 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा, अल्फा इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ, इसको बोल दो थर्मल नहीं, लेंथ है तो लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लेंथ फाइनल इक्वल टू लेंथ इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लिख लिया आपने? यस सर। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब 11th क्लास में आता है कि मुझे अल्फा को डिफाइन करना है, मुझे अल्फा को डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो अल्फा को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इस फार्मूले को डिफाइन करना है। अल्फा को डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले को देखो, इसका मॉडिफिकेशन, एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल, ब्रैकेट ओपन किया, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल, लेंथ इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे अल्फा, लेंथ फाइनल माइनस एल लेंथ इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज,
डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई नीचे ले आओ और डेल्टा टी को भी नीचे ले आओ। ये रहा अल्फा। और 11th क्लास में अल्फा को डिफाइन करने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब सुनो, डिफाइन कर रहे हैं। अल्फा इज द डेल्टा एल को बोलते हैं चेंज, और चेंज अपॉन इनिशियल को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो डेल्टा एल चेंज, लेंथ इनिशियल, फ्रैक्शनल चेंज, या इसका एक नाम और है रिलेटिव चेंज। तो डेल्टा एल बाय एल फ्रैक्शनल चेंज। अब बताओ फ्रैक्शनल चेंज तो अल्फा किसके इक्वल है? फ्रैक्शनल चेंज। कब? जब इस डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाए। तो डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इक्वल टू 1 देन अल्फा इज द फ्रैक्शनल चेंज। तो 11th क्लास में डिफाइन करते हैं, लिख लो फटाफट। देखिए अल्फा फॉर ए मटेरियल, अल्फा फॉर ए मटेरियल is defined as the alpha for a material is defined as the fractional change in length, fractional change in length if temperature change by 1 degree Celsius. If temperature change by 1 degree Celsius, इफ टेम्परेचर चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे इस पेन का पता करना है अल्फा। इस पेन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइए, इस पेन में जितना फ्रैक्शनल चेंज लेंथ का हो उसी को बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा इज द डेल्टा एल चेंज, डेल्टा एल अपॉन एल आई फ्रैक्शनल चेंज। कब? जब ये डेल्टा टी इसके इक्वल 1। अब बताओ, अब आपसे बोले यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर कट गया तो सिर्फ बचा नीचे टेम्परेचर। सो यूनिट ऑफ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस ऐड कर लो। यूनिट ऑफ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट ऑफ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया अल्फा फ्रैक्शनल चेंज। तो अल्फा किस पर डिपेंड करेगा? वही चीज है, देखा गया कॉपर का, देखा गया तो हर एक मटेरियल का ये वैल्यू सेम नहीं होता है। लोगों ने ये देखा कि एक्सपेंशन फॉर डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। सभी मटेरियल का एक्सपेंशन सेम नहीं होता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं अल्फा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, जैसे कुछ वैल्यू देखो एनसीईआरटी का या कुछ बुक को भी है, देखो तो एल्यूमिनियम 2.4, ब्रास 2, ठीक है, कॉपर 1.7। तो आप खुद देख रहे हो कि ये अल्फा की वैल्यू, अच्छा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस बोलो या पर केल्विन बोलो, बात वही है। तो यूनिट हो गया पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। देख लो, वैल्यू ऑफ अल्फा depends upon the nature of material. Value of alpha depends upon the nature of material. तो सभी मटेरियल का सेम नहीं होता है। तो जिस तरह से बच्चे हम लोग डेंसिटी और क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सब क्या चीज है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। चलो अब सुनो, ध्यान देना, एक और छोटा सा डेरिवेशन ध्यान दो। ये रहा आपके सामने एक स्क्वायर प्लेट, ये आपके सामने रहा एक स्क्वायर प्लेट। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अभी आपने देखा लेंथ विड्थ थिकनेस ऑल इंक्रीजेस, तो इस स्क्वायर प्लेट का लेंथ बढ़ गया। लेंथ इनिशियल एल आई, लेंथ फाइनल एल एफ। If you increase the temperature, then length, width, all dimension increases. अब सुनो, आप गर्म किए, इसमें चेंज हो गया टेम्परेचर। चलो रुको, ध्यान दो, यूज किया मैंने फॉर्मूला LF इक्वल टू, फिर बाद में रट लेना, थोड़ा समझ लो, LF इक्वल टू LI
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और ऐड कर लो, ध्यान सुनना। अल्फा को क्या डिफाइन किए थे? अल्फा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, अल्फा इज द चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ अपॉन डेल्टा टी, इट इज अल्फा। एक टर्म यूज करते हैं बीटा, बीटा is a fractional change in area when temperature changed by 1 degree Celsius, and gamma fractional change in volume if temperature changed by 1 degree Celsius. Alpha for a linear change, beta for area change, and gamma for volume change. एनसीईआरटी ने इसका सिंबल गामा की जगह अल्फा वी लिख दिया है, तो ही समझना ये एक्सपांशन है किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। इसको ऐड करो, अल्फा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, टेम्परेचर चेंज बाय 1, बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। अब दोबारा बीटा को हम डिफाइन नहीं कर रहे, अंडरस्टूड है। बीटा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, टेम्परेचर चेंज बाय 1, गामा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर चेंज बाय 1। तो अल्फा को डिफाइन कर लिए, वही तरीका बीटा का, वही तरीका गामा का। तो ऑब्वियस है अल्फा कब यूज करेंगे? जब लेंथ निकालना हो। बीटा कब यूज करेंगे? जब एरिया निकालना हो। और गामा यूज कब कब करेंगे? जब वॉल्यूम निकालना हो। तो अल्फा फॉर लेंथ, बीटा फॉर एरिया, एंड गामा और अल्फा भी। इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। नाम सब लिख लो, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अल्फा कोफिशिएंट, तीनों की यूनिट होगी सेम, डेल्टा एल बाय एल कट गया, एरिया कट गया, वॉल्यूम कट गया, तीनों की यूनिट सेम, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, एंड गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तीनों की यूनिट सेम, तीनों की यूनिट सेम, अल्फा बीटा गामा। गामा को अल्फा वी, एनसीईआरटी ने अल्फा वी लिया है तो वो भी ध्यान रखना, अल्फा वी रहे तो समझना वो वॉल्यूम एक्सपांशन है, वो वॉल्यूम एक्सपांशन है। लिख लिया आपने? यस सर। चलो, ये हो गया अल्फा बीटा और गामा। 11th क्लास में थोड़ा सा आपने को जानना है इस तीनों के बीच रिलेशन, फिर तो रट लेना है, देखो कैसे आएगा। लेंथ फाइनल ये हो गया, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। इस फॉर्मूले को मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इस फॉर्मूले को दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड। तो एल एफ स्क्वायर, एल आई स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एल एफ स्क्वायर, लेंथ फाइनल का स्क्वायर, वो क्या हो गया? एरिया बाय स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, एल स्क्वायर। तो ये एल फाइनल स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ फाइनल, ये हो गया एरिया इनिशियल प्लस 1 प्लस बायनोमियल थ्योरम। फिजिक्स में बस इतना ही जानना है, आगे तो सिखा दूंगा। इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो और कहीं नहीं काम पड़ेगा आपको बायनोमियल का। कहां से हम आगे समझाएंगे ये चीज। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ एरिया फाइनल इक्वल टू एरिया इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अभी डिफाइन किए थे बीटा फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया व्हेन टेम्परेचर चेंज बाय 1 केल्विन। तो वो रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन। दोनों को LHS सेम तो RHS भी सेम, और जब RHS को सेम करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
तो ये सब चैप्टर एनसीईआरटी बस एक एक पेज का है, एक या दो पेज मैक्सिमम मिलेगा। एलएचएसएम, आरएचएसएम, ये कट गया। ये कटने के बाद 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। 1 और 1 गया, डेल्टा टी गया, फाइनली बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ये बायनोमियल क्या लगाया हम आगे सिखा देंगे, नोट कर लो फटाफट। फाइनली एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट रट ले रहा है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। बट अपने पास अभी समय है तो पूरा डिटेल्स पढ़ते चलो और समझते चलो। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। तो आज इसके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चन जाएंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन 2 क्लास का है। तो जो हम लोग का थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर, वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपांशन, वहां पर थर्मल एक्सपांशन ही होता है। डन सर। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये निकल गया बीटा और अल्फा। ये बायनोमियल क्या लगाया, जस्ट वेट कर लो, मैं समझाऊंगा फिर से। नाउ फॉर 3D ऑब्जेक्ट, नाउ फॉर 3D ऑब्जेक्ट, आपने गर्म किया क्यूब को, तो बताए थे ऑल डायमेंशन विल इंक्रीज। इस क्यूब की इनिशियल लेंथ एल आई, फाइनल लेंथ एल एफ। फिर वही फॉर्मूला, फिर वही अप्रोच, लेंथ फाइनल इक्वल टू लेंथ इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नाउ क्यूब बोथ साइड, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए, क्यूब बोथ साइड, एल एफ क्यूब इक्वल टू एल आई क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। 3 को यहां ले आओ, एल एफ क्यूब फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, 3 को यहां ले आइए। क्यों ला रहे हैं, आगे सिखाते हैं। 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड गामा क्या था, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो गामा का फॉर्मूला वी फाइनल वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वॉल्यूम, तो इस लिखा। ये रहा सेकेंड इक्वेशन, एलएचएस सेम, आरएचएस सेम। सो 1 प्लस गामा डेल्टा टी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 गया, डेल्टा टी गया। फाइनली एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट रटना है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, लिख लो। तो ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, तो पूरा हम डिटेल से डिराइव करते हुए चल रहे हैं, पूरा डिटेल्स ही पढ़ते चलो। उतार लो। तो 11th क्लास में ये छोटे छोटे बस 2 डेरिवेशन है। 11th क्लास के सेकेंड वॉल्यूम में पहला चैप्टर इलास्टिसिटी है, दूसरा फ्लूइड्स है जो 2 हुआ है, और तीसरा यही है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी में थर्मोमीटर से, फिर थर्मल एक्सपांशन, फिर कैलोरीमेट्री। मैंने पहले पढ़ाया कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन समझ में आएगा तब समझ में आएगा थर्मोमेट्री। मतलब अगली क्लास के बाद तुम फिर एनसीईआरटी स्टार्टिंग से आप 4-5 पेज पढ़ सकते हो। थर्मल एक्सपांशन, पूरे थर्मल में सिर्फ फॉर्मूला छोटे छोटे कंसेप्ट है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, यहां गलत लिख दिया, वी नहीं, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा।
गामा इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा बीटा गामा। अब रटने का तरीका, जो डायरेक्ट रट लेना, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। गामा बाय 3, तो गामा इक्वल टू क्या था, 3 अल्फा, और बीटा इक्वल टू था 2 अल्फा। तो तीनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो बीटा बाय 2 इक्वल टू अल्फा। एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट रटना है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इसको इससे इक्वेट करोगे गामा 3 अल्फा, इसको इससे इक्वेट करोगे बीटा 2 अल्फा। डायरेक्ट रट डालना, देख लो। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा का नाम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा को कोफिशिएंट ऑफ एरिया, या बोलते हैं सुपरफिशियल सरफेस की बात करते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन, एंड गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तीनों के यूनिट सेम, और तीनों किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। It is the relation between alpha, beta and gamma. तो 11th क्लास में बस यही डेरिवेशन था, बाकी सिर्फ समझना है और एप्लीकेशन सीखना है। चलो कुछ चीज और देखो। ये हो गया रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब कुछ वैल्यू देखो बुक का। एल्यूमिनियम का अल्फा दिया हुआ है 2.4, ब्रास का दिया हुआ अल्फा 2, और उधर देखो ब्रास का बीटा, ठीक है, कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ देखो, अब देखो यार, सिंबल कभी कभी बदल जाता है। अब इसने बीटा ले लिया इस बुक में सिंबल किसका, वॉल्यूम एक्सपांशन का। तो कंफ्यूज मत करना, थोड़ा नाम देख लिया करना, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पर इस बुक ने सिंबल ले लिया है बीटा, वॉल्यूम एक्सपांशन। देखो तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, इधर देखो ब्रास का कितना है 2, तो ये ब्रास का कौन सा है, लीनियर। तो वॉल्यूम 6, क्यों 6 हुआ, अभी पढ़े थे, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, तो लीनियर है 2, तो वॉल्यूम कितना है 6, ये है 2.4, तो 3 टाइम्स 7.2, ये 1.7, तो ये 5.1। तो ये बुक वाले ने डबल लिखने की जरूरत क्या है, अपन प्रूफ कर चुके हैं। गामा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो मुझे अगर लीनियर पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो वॉल्यूम एक्सपांशन, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया एक्सपांशन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया एक्सपांशन। हाँ, अब थोड़ा सा बायनोमियल सुनना, बस फिजिक्स में एक्चुअल में इतना ही काम पड़ता है, ध्यान सुनिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर, अच्छा इसके लिखने से पहले एक चीज और देखना, जो भी वहां देख रहे थे हम लोग वैल्यू, ठीक है, वहां खुद देखो अल्फा की वैल्यू काफी कम होता है। ऐसा नहीं कि पेन को गर्म किए पेन की लंबाई डबल हो गई, तो एक्सपांशन बहुत लार्ज नहीं होता है। इनकेस ऑफ सॉलिड एक्सपांशन बहुत ज्यादा नहीं, क्यों, तो अल्फा की वैल्यू 2.4 10 की पावर -5, अल्फा की वैल्यू खुद देखो, सभी वैल्यू काफी कम है, 10 की पावर -5 के ऑर्डर में है, तो अल्फा बहुत बड़ा नहीं है। तो एक्सपांशन भी जो होता है इतना कम होता है, ठीक है। हाँ कुछ जगह तो अल्फा की वैल्यू काफी कम है, तो अल्फा की वैल्यू काफी कम है, तभी मैंने यूज किया बायनोमियल का ये फार्मूला, ध्यान देना। बस बायनोमियल जो लिख रहे हैं बस इतना ही काम पड़ेगा। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी लेस, इफ एक्स इज वेरी लेस देन 1 प्लस एक्स की पावर n, सीधे n से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -n, 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 सीधे n से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स की पावर -n मल्टीप्लाई 1 प्लस एन एक्स। एक्चुअल में पूरे फिजिक्स में बायनोमियल बस इतना ही काम पड़ेगा, कहीं पर कॉपी में साइड लिख लो, बायनोमियल थ्योरम। तो अपने को अल्फा काफी कम था, इसलिए अल्फा काफी कम था, 10 की पावर -5 काफी कम था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, वॉल्यूम में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, लिख लो कहीं। तो ये एक बेसिक मैथ हो गया, ये एक बेसिक मैथ हो गया बायनोमियल एक्सपांशन। बट इसका एक बस इतना ही काम पड़ेगा बेसिक मैथ में बायनोमियल का। When value of x is very less,
x की वैल्यू काफी कम, बस पावर से मल्टीप्लाई। कोशिश करो बस एनसीईआरटी बस एक बार पढ़ने का, एक बार पढ़ो तो चैप्टर को थोड़ा फील आ जाएगी। वहां से बुक में होता है कि बहुत सारे और एग्जाम्पल मिल जाते हैं अपने को, और एक ही बार, फिर एग्जाम को पहले कभी छूना ही नहीं है, एक बार बनता है पढ़ना, बस एक बार पढ़ लिए, कि बहुत सारे और उसमें एग्जाम्पल आते हैं। बाकी आज की डेट में एनसीईआरटी काम का नहीं है। जब एम्स हुआ करता था तो एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां के एम्स में आते थे, एग्जैक्ट एग्जाम्पल आते थे, बट अब तो है ही नहीं। बट एक बार पढ़ना है कि चैप्टर को बस विजुलाइज करने के लिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिल जाते हैं, बट दोबारा एनसीईआरटी फिर पढ़ना ही नहीं, सिर्फ एक बार लिख लिया आपने ये बायनोमियल थ्योरम, एक फार्मूला, बेसिक मैथ का फार्मूला, कहीं कॉपी के साइड नोट कर लेना, इतना ही बायनोमियल अपने को काम पड़ेगा, बाकी नहीं काम पड़ेगा। जब ये नेग्लिजिबल नहीं तो सर क्या करेंगे, नहीं काम पड़ेगा। चलो, तो अल्फा की वैल्यू काफी कम था, इसलिए सीधे हम 2 से पावर से मल्टीप्लाई कर दिए थे और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे डेरिवेशन करते समय। तो डेरिवेशन करते समय मैंने वहां पर सीधे मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। चलो, ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा के बीच रिलेशन, ठीक है। अब जो पढ़ना है बस इसका एप्लीकेशन, अब जो पढ़ना है इसका एप्लीकेशन। चलो, थ्योरी बस इतना ही है इस चैप्टर का, अब जो भी है इसका एप्लीकेशन। ध्यान दो, लोग गलती क्या करते हैं, प्लेट में होल है, ठीक है, ये प्लेट वैसे समझो, पहले ये प्लेट है, गर्म किए, बताए थे लेंथ विड्थ सब बढ़ेगा, तो गर्म किए, ठीक है, इलास्टिसिटी खींच दिए तो लेंथ बढ़ गया, विड्थ कम हो गया, वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, आइटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, सो एक्सपांशन इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको गर्म किए तो ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। अब यहां समझाने किया कि सपोज यहां पर एक मैंने आपने सर्कल बना दिया, ठीक है, प्लेट के ऊपर गर्म किए, सर्कल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इमेजिन करो तुम इसको कट करके बाहर निकाल दिए और ये भी कट करके, तो ये होल का भी साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो लोग गलती क्या करते हैं, एक्सपांशन हुआ सर प्लेट बड़ा हो गया तो होल छोटा हो जाएगा, नहीं, इन थर्मल एक्सपांशन ऑल डायमेंशन इंक्रीजेस। तो मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा, लिखो पॉइंट, पॉइंट लिखिए, इन थर्मल एक्सपांशन, in thermal expansion all dimension, in thermal expansion all dimension increases in same proportion, in thermal expansion all dimension increases in same proportion, इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन करने का मतलब है, मान लो मैं कॉपर का बना हुआ हूं, किसी ने गर्म किया, तो मेरा अगर लेंथ बढ़ा 1% तो विड्थ भी बढ़ेगा 10%, 1%, ऑल डायमेंशन विल चेंज इन सेम प्रपोर्शन मीन सेम परसेंटेज। तो हम लोग डायग्राम ये बनाएंगे, हम लोग डायग्राम ये बना देंगे कि कोई भी डायमेंशन कम नहीं होता है, बिकॉज आइटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, सो एक्सपांशन इन ऑल डायरेक्शन। तो डायग्राम कुछ कॉपी में ये बना लेंगे अपन, ये रहा, ठीक है, इसकी लेंथ ये L, ये रहा B, ठीक है, ये रहा मान लो C, इसमें 2 होल बना दो, इसमें 2 बना दो, ठीक है, ठीक है, ये 2 होल बना हुआ है, इस होल की रेडियस R1, इस होल की रेडियस R2, और दोनों होल के बीच का गैप जो है ये D है। गर्म करने पर कुछ ऐसा समझो जिस तरह हम लोग जूम करते हो ना, अगर मैं यहाँ थोड़ा इसको जूम करूं या जूम इन पे देखो, अब इसको जूम इन किए तो खुद देखो यहाँ पर जूम इन किए तो ऑल डायमेंशन, एल भी कम हो गया, बी भी कम हो गया, सी भी कम हो गया, दोनों होल का साइज भी छोटा हो गया और दोनों होल के बीच का गैप भी कम हो गया। तो ठंडा करने पर सब चीज कम हो रहा है, कोई एक चीज नहीं, प्लेट में एक नहीं 2 होल है, गर्म किए इसका भी साइज बढ़ेगा। अब लोग गलती करते हैं, सर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, सर ये कम हो जाएगा। बेटा गर्म किए तो ऐसे समझो कि इसको हम फिर अब जूम जूम कर रहे हैं। अब खुद देखो यहाँ पर ऑल डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन, कोई भी इसमें डायमेंशन
आपका कोई भी डायमेंशन इसमें कम नहीं हो रहा है। ऑल डायमेंशन इंक्रीजेज, होल का साइज बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, दोनों होल के बीच का गैप भी बढ़ गया। तो थर्मल एक्सपांशन में कुछ भी कम नहीं होता है। तो कॉपी में डायग्राम बना के आप ये लिख लेना, कॉपी में डायग्राम बनाकर आप ये लिखना, क्या लिखोगे? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा, R1 भी बढ़ेगा, दोनों होल की रेडियस बढ़ेगा, और इवन दोनों होल के बीच का गैप भी बढ़ेगा। सेम प्रपोर्शन मींस L डैश बाय L, B डैश बाय B, C डैश बाय C, R1 डैश बाय R1, R2 डैश बाय R2 एंड D डैश बाय D। ऑल डायमेंशन इंक्रीजेस। होल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और होल के बीच का गैप भी बढ़ेगा। नोट कर लो ये। तो कुछ वैसा ही जिस तरह हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं, तो जूम आउट करने पर, जूम इन करने पर कोई भी एक चीज बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, कम होता है तो सारे चीज कम होते हैं। तो थर्मल एक्सपांशन में ऑल डायमेंशन इंक्रीजेज, ऑल डायमेंशन इंक्रीजेज, कोई भी डायमेंशन कम नहीं होता है। ऑल डायमेंशन इंक्रीजेज। all dimension increases in thermal expansion, all dimension increases, कोई भी डायमेंशन कम नहीं होगा। डन सर। ठीक है, all dimension increases। आइए कुछ और देखें। ठीक है, सो ये लो टेम्परेचर, कोल्ड हॉट किए, टेम्परेचर बढ़ा, प्लेट का लेंथ विड्थ सारे बढ़ गए, ठीक है, और होल का साइज भी बढ़ गया, होल का साइज भी बढ़ गया। यहां पर एक एनसीईआरटी का ग्राफ बना हुआ है वाटर का, ये रहा एनसीईआरटी डायग्राम। वाटर अगेंस्ट द रूल, जो ये नियम है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, वाटर के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, इसको तुम लोग एनामेलस बिहेवियर, एनामेलस मींस अगेंस्ट द रूल। आइए एनसीईआरटी डायग्राम देखो, टेम्परेचर ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर, बताया कभी डेंसिटी जो पानी की होती है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मिनिमम एट 4। तो ध्यान दो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 4 टू 50, 60, 70, volume will increase. But if you increase the temperature of water from 0 to 4, 0 to 4 के लिए dense volume of water क्या हो रहा है? Decrease. From 0 to 4, volume of water decrease, and 4 to 100 volume of water increases. तो ये जो water एक स्पेशल कंडीशन है अगेंस्ट द रूल, जिसको बोलते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऐड करो अगले पॉइंट में, ऐड करो अगले पॉइंट में। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये सब वैल्यू मत लिखना, बस सिर्फ ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर, सिर्फ ग्राफ और सिर्फ एक वैल्यू दिखाना 4 डिग्री सेल्सियस, बस, बाकी कोई वैल्यू मत लिखना। वॉल्यूम 0 to 4, वॉल्यूम इंक्रीजेस,
4 to higher temperature वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ये सब वैल्यूज सब बिल्कुल मत लिखना, सिर्फ ये 4 दिखा दो। इट इज द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये रहा डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। तो वाटर का एक एक्सेप्शन है, वो भी 0 से 4 तक के लिए। 4 से ऊपर के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो ये सब वैल्यू मत उतारना, सिर्फ ग्राफ वॉल्यूम टेम्परेचर फॉर वाटर। इधर लिखना होगा सिर्फ 1 लिख देना, जो मैं रटवाया था डेंसिटी और डेंसिटी में। ये इधर 1 लिखना बस। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस। तो वैल्यू नहीं, सिर्फ ग्राफ। वैल्यू नहीं, सिर्फ ग्राफ बनाइएगा। और याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। बस ये याद रखना, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम एंड इट्स डेंसिटी मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। बन गया ग्राफ? Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ रहा। बस ये याद रखना, इसमें काम का चीज 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती कितनी है? 1 दिखवाए थे। 1 किसमें पढ़ा चुके हैं? सीजीएस में। 1 इन सीजीएस, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें रटने के बस वही चीज है, 4 पर वॉल्यूम मिनिमम, 4 पर डेंसिटी मैक्सिमम, और डेंसिटी मैक्सिमम वाटर की होती कितनी है? 1। बस इतना जरूर याद रखना, इतना जरूर याद रखना। हाँ, ये भी चलो। एक बताओ, आपके लिए प्रॉफिटेबल, आपके लिए, नॉट फॉर शॉपकीपर, आपके लिए प्रॉफिटेबल कब है? आप कपड़े खरीदने गए, ठंड के दिन में या गर्मी के दिन में? कब जाओ कि आप प्रॉफिट रहो? आप किस मौसम में जाओ कपड़े खरीदने के लिए? कौन कपड़े रेडीमेड वाले बने हुए नहीं, जहाँ कपड़े काट के बेचते हैं, ठीक है, उनके पास स्टील का रूलर होता है, इसे नापते हैं वो। किस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा? ठंड के दिन में कपड़े खरीदोगे या गर्मी के दिन में? जल्दी बताओ। समर्स। विंटर में। सर गर्मी में। सोच, दोनों में कैसे होगा? गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में गए तो स्केल बड़ा हो गया, अब कपड़ा तो वही है। एक चीज और, सर कपड़ा भी बड़ा होगा। बच्चे, मेटल में एक्सपांशन कंपेरेटिवली ज्यादा होता है कंपेयर टू जो कपड़ा की बात कर रहे हो। तो गर्मी दिन में स्केल भी बड़ा हो गया, कपड़ा भी बड़ा हो गया, बट अधिक बड़ा कौन हो गया? स्केल बड़ा हो गया। अब तुम्हें सोचो, इसका मतलब, अब कपड़ा ऐसे समझोगे, कपड़ा कपड़ा कांस्टेंट है, ठीक है। तुम गए कपड़े 1 मीटर खरीदने के लिए, तो गर्मी के दिन में गए तो 1 मीटर थोड़ा बड़ा कपड़ा मिला, और समर में गए तो अब बताओ, ये मान लो ये लो टेम्परेचर पर है और ये हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है, और तुम गए खरीदने के लिए गर्मी के दिन में, तो ये कपड़ा थोड़ा बड़ा मिला, और ठंड के दिन में कपड़ा क्या कम मिलेगा। तो समर के दिन में कपड़ा खरीदना बेटर है, क्योंकि रूलर हो गया बड़ा, और कपड़े के मटेरियल में एक्सपेंशन कम होता है कंपेरेटिव टू स्टील, जो उस लोग यूज करते हैं। तो स्टील बड़ा हो गया तो तुमको अधिक कपड़ा मिला, तो खरीदने वाले के लिए गर्मी दिन में बेनिफिशियल, बट जो बेचने वाला है उनको लॉस हो जाएगा। रियल में ऐसा होता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। जो सुपरसोनिक प्लेन होता है, जो काफी हाई स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड से भी 3-4 टाइम्स वो फ्लाई करता है, ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर। सुनो, जब काफी फ्लाई करता है ना, एक चीज सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। कल्पना चावला का जो केस आया था, जो कि
आसमान से जो लैंड करते समय जो उनका, ठीक है, जो क्रैश हो गया था। सबसे पहले बताओ, जो भी अंतरिक्ष में जो जाते हैं, स्पेस जाते हैं, वहां लौटते समय सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? वापस आते समय ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लैंड करना सबसे टफ होता है उनके लिए। सुनो, जब वहां से आता है बेटे, सुना सुनो, तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल है, एयर मॉलिक्यूल है। वो सोचो, इमेजिन करो कि वो प्लेन की स्पीड इतनी हाई होती है कि वह एयर मॉलिक्यूल से इतना ज्यादा टकराता है कि उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। तो उसमें मेन चीज होता है कि जो आउटर पार्ट बनता है, ठीक है, आउटर पार्ट जो बनता है वो होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, और अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, बाहर उतना हाई टेम्परेचर। तो उससे बचने के लिए जो अंदर का पार्ट होता है ना, वो होता है हीट इंसुलेटर, ठीक है। अब जो स्पेसशिप है, स्पेसशिप का बाहर वो मटेरियल जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा, क्यों काफी ज्यादा? तो काफी हाई स्पीड से जाने पर एयर मॉलिक्यूल उससे इतना टकराता है कि उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। और उससे बचने के लिए अंदर जो होता है, स्पेसशिप का जो अंदर का पार्ट होता है, वह उस मटेरियल का बनाते हैं जो बाहर से अंदर हीट को आने नहीं देता है। तो वो क्या हुआ था कि जो बाहर से हीट अंदर एंटर करता है ना, जो मटेरियल था वही मटेरियल टूट गया था। तो उसके टूटने से जो बाहर हीट था वो स्पेसशिप के अंदर हीट आ गया और पूरा क्रैश हो गया। तो स्पेसशिप का सबसे टफ काम होता है, जाते या लौटते समय एटमॉस्फेयर में जब मूव करता है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000, उतना हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। उससे बचने के लिए बाहर का पार्ट काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट और अंदर का पार्ट ऐसा होता है कि बाहर से हीट अंदर नहीं करे। तो सबसे रिस्क वही होता है कि जो अंदर का पार्ट टूट गया तो वहां क्या करोगे? वो टूट गया तो बाहर से पूरा हीट अंदर एंटर कर गया, ठीक है। इवन रियल लाइफ एग्जांपल भी कुछ है इसके, ध्यान सुनोगे। तुमने देखा है कि जो पेट्रोल का टैंकर होता है, पेट्रोल के टैंकर में टैंक से मेटल का चेन बना होता है, ठीक है, और वो चेन हमेशा जमीन को टच करते रहता है। जो पेट्रोल टैंकर होता है ना, उस पर लोहे का चेन आता है, वो चेन जमीन पर झूलते रहता है। उसका लॉजिक ये होता है कि जब ट्रक हाई स्पीड से जा रहा है, लगभग मान लो 100 kmph से मूव कर रहा है, तो बाहर का जितना एयर फ्रिक्शन के कारण पूरे बॉडी पर चार्ज डेवलप हो जाता है, और पूरे बॉडी पर चार्ज डेवलप हो गया तो वह पेट्रोल टैंकर ब्लास्ट हो सकता है। तो उसके ब्लास्ट से बचने के लिए उसके टैंकर से जोड़ देते हैं लोहे का चेन, जिससे उस पर जितना चार्ज डेवलप हुआ वो चार्ज लोहे के चेन से होते हुए ग्राउंड के अंदर चला जाए, इसलिए वहां पर लोहे का चेन लटका देते हैं। अब सोचो, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन के रिस्पेक्ट में प्लेन का स्पीड तो काफी ज्यादा, वो तो प्लेन मूव करता है 200 300 उतने हाई स्पीड से, तो प्लेन पर तो और भी बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज डेवलप हो जाता है। उस चार्ज से बचने के लिए जैसे प्लेन लैंड होता है बच्चे ना, तो प्लेन का जो टायर होता है ना, वो गाड़ी का नॉर्मल टायर नहीं होता है। उसका जो टायर बनाते समय वो टायर होता है कंडक्टर, उसमें कुछ कंडक्टिंग मटेरियल मिक्स कर देते हैं, और जैसे प्लेन लैंड हुआ तो जितने प्लेन पर जितने चार्ज डेवलप हुए थे, सभी चार्ज उसी टायर से होते हुए ग्राउंड के अंदर। तो सोचो कि जो प्लेन मूव कर रहा है 200 से, तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है, पेट्रोल टैंकर के ऊपर डेवलप हो जाता है। और स्पेसशिप तो काफी हाई स्पीड, उतने हाई स्पीड पर इतना अधिक चार्ज डेवलप होता है, इतना अधिक उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है कि इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी अधिक रखा जाता है। एनीवे, इसने एग्जांपल दिया है थर्मल एक्सपांशन का, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन का, ठीक है। इसने एग्जांपल दिया है कि जो ये प्लेन है जब नीचे है और जब हाई स्पीड से ऊपर उड़ना स्टार्ट हुआ, तो उसके इतने गर्म होने से उस प्लेन का लेंथ ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 12.5 सेंटीमीटर। तो जब प्लेन नीचे था तो लेंथ कम था, जब फ्लाई किया तो हाई टेम्परेचर पर प्लेन का थर्मल एक्सपांशन, तो प्लेन का साइज ही बढ़ गया, तो साइज बढ़कर ऑलमोस्ट 12.5 हो गया। एनीवे, और सुनो, ये सब तुम भी देख सकते हो। तुम कभी रेलवे ट्रैक पर जाना, ठीक है, और देखना तुम, दो जो रेल होता है जो ट्रैक के ऊपर होता है, उसमें गैप छोड़ दिया जाता है। तुम देखना कभी भी ये ट्रैक में जब ट्रैक बिछाते हैं ना, तो ये लगा हुआ है, रेल की पटरी लगी हुई है और इसके बीच गैप छोड़ दिया जाता है। सोचा है गैप छोड़ा क्यों जाता है?
बिकॉज समर्स में मेटल एक्सपैंड हो जाता है। या समर में रेल का जो पटरी है वो एक्सपेंड हो गया। और सपोज तुमने बनाते समय पटरी में कोई गैप नहीं छोड़ा, तो नहीं छोड़ने से होगा क्या? अगर तुमने पटरी बनाया और कोई गैप नहीं छोड़ा, तो गर्मी के दिन में जैसे गर्मी आया, समर आया, तो ये रेलवे ट्रैक बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, और बढ़ने पे जगह नहीं है, तो ये क्या हो गया? बैंड हो गया। इसलिए रेलवे में रेल बनाते समय बीच में गैप छोड़ देते हैं। और कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, इस गैप का, ये न्यूज भोपाल का न्यूज था, है ना, जो भोपाल के एमपी में पता किस जगह का था, कि लोग ट्रेन में चोरी करने के लिए जानो क्या करते हैं, अब इस गैप में जाके 1 रुपए का सिक्का रख देते हैं। अब उस कॉइन रखने का पर्पस क्या था? अगर किसी ने न्यूज में पढ़ा होगा तो जस्ट रिसेंट न्यूज था, 4-5 दिन पहले था, कि चोर लोग क्या किए थे, ने ये 2 पटरी के बीच यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का लगा दिए थे। 1 रुपए सिक्का लगाने से इसके कनेक्शन से जो वहां सिग्नल होता है ना, तो सिग्नल रेड हो जाता है। आप सोचो कि जिसको नहीं पता था, पता चलेगा उसको भी ट्रेन रोकना है तो वो भी जाकर कर लेगा। मुझे लगा, मैं भी कल किसी से बात कर रहा था कि मीडिया को ऐसे न्यूज नहीं छापने चाहिए जो लोगों को नहीं पता हो, लोगों को भी बता रहे हैं। तो चोर क्या करते थे, इसके जाके ये सिक्का लगा दिए, ठीक है। इसके लगाने से सिग्नल था ना, जो ग्रीन होता था वो ट्रेन रेड हो गया। ट्रेन आया, देखा रेड सिग्नल, ट्रेन रुक गया, चोर तो चढ़े और ट्रेन चोरी करके भाग गए। जस्ट 5 मिनट पहले का न्यूज था। अब इसका क्या टेक्नोलॉजी है, डोंट नो, बट एनीवे, तो थर्मल एक्सपांशन का रियल लाइफ एग्जांपल, 2 ट्रैक के बीच आप खुद देखना गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि समर में थर्मल एक्सपांशन, तो वो रेलवे जो ट्रैक वो बैंड नहीं हो, वह बैंड नहीं हो। अब देखो, वही बैंडिंग एग्जांपल है, ध्यान सुनना। आप सिर्फ ये देख के बताओ, आपने बस क्वेश्चन यही आएगा कि मान लो नीचे है स्टील और ऊपर है ब्रास, इसको बोलते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब 2 मेटल को साइड बाय साइड ज्वाइन कर दो और उसको गर्म करो, तो वो जो मेटल, जो रॉड दिख रहा था, सीधा दिख रहा था, वो बैंड हो जाएगा। तो 2 ब्रास और स्टील को चिपका के बना दिया गया। जब इसको गर्म किया गया तो वो एक्सपेंड हो गया। अपने लिए बस एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल, इस डायग्राम को देख के बताओ कि अल्फा अधिक किसका, ब्रास का या स्टील का? इस डायग्राम से बस ये बता दो कि अल्फा किसका ज्यादा है, ब्रास का है या स्टील का है? ब्रास का सर। तो सिर्फ ये देख के बताओ कि उसमें देखो कि किसकी लेंथ ज्यादा है। ब्रास का लेंथ क्या हो गया ज्यादा, ये हो गया, ये बेंड कर गया। तो ध्यान दिए, तो अपने कॉपी में ये लिखेंगे, सुनो क्या लिखेंगे, ध्यान देना। सपोज ये कोई मटेरियल, नाम कुछ दे दो, ये बी है, और एक कोई दूसरा मटेरियल है ए। यहां क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल आएंगे, ठीक है। ये है ए, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, और दिया रहेगा अल्फा फॉर बी ग्रेटर देन अल्फा फॉर ए, तो ये बैंड हो गया। ये बैंड, ऐसे सोचो बच्चे, ऐसे तुम सोचो कि ये चीज है, ठीक है, और आपका सब बिल्कुल सही था, ये है। तो ऐसे सोचो किसी सर्कल में मान लो ये बनाया छोटा सर्कल और ये बनाया बड़ा सर्कल, तो इसमें जो अंदर वाला पार्ट है इसका लेंथ छोटा होगा और इसका बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया, बेंट हो गया। और बेंट किधर होगा, जिसका अल्फा कम है। इसलिए यहां पर सॉरी, ये बी है और ये ए है, तो अल्फा ऑफ बी ग्रेटर देन ए। बस एग्जांपल लिख लो, बेंडिंग ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप, बेंडिंग ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप, बेंडिंग ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप,
इसे भी डायग्राम मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। बेंडिंग ऑफ बाय मेटेलिक स्ट्रिप, तो अगर ये बेंड हुआ तो सर्कल का सेंटर इधर है, तो ये सर्कल के अंदर इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा हुआ मतलब एक्सपांशन उसका ज्यादा हुआ, तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन अल्फा ए। तो उस एग्जांपल में ब्रास का ज्यादा था। डन सर। इस टेक्निक को यूज करते हैं थर्मोस्टेट में। इस टेक्निक को यूज करते हैं थर्मोस्टेट में। क्या होता है थर्मोस्टेट? ऑटो कट स्विच। हम लोग जब विंटर लाते हैं हीटर, कुछ हीटर ऐसे होते हैं जो ऑटो कट होता है। ये हीटर आपने रूम में लगा दिए, आप सो गए, हीटर सप्लाई कंटिन्यूअस हीट और रूम का टेम्परेचर हमेशा बढ़ते जाएगा, तो सोचो क्या होगा। तो बहुत सारे हीटर में लगे होते हैं ऑटो कट स्विच। रूम का टेम्परेचर बढ़ा, खुद से हीटर बंद हो गया, रूम का टेम्परेचर कम हुआ, फिर खुद से हीटर स्टार्ट हुआ। तो जो ऑटो कट स्विच होता है उसका वर्किंग भी इसी कंसेप्ट पर है। सुनो वर्क कैसे करता है ये। तो ऑटो कट स्विच, वर्किंग ऑफ ऑटो कट स्विच बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपांशन, बेंडिंग ऑफ बाय मेटेलिक स्ट्रिप। ये नोट कर लो, वर्किंग ऑफ ऑटो कट स्विच, working of auto cut switch based on thermal expansion, working of auto cut switch based on thermal expansion। जैसा आपने देखा उस एग्जांपल में, ठीक है, स्टील का कम है, ब्रास का ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रास में एक्सपांशन ज्यादा, तो कुछ देखो ये कैसा वर्क करता है, मैं ये समझा दूं। ये मान लो तुम्हारे घर का हीटर है जो आपने यूज कर रहे हो, और ये रहा सर्किट, ये रहा बैटरी, और ये तुम्हारे घर का स्विच है, ठीक है। और यहां लगा दिए आपने, यहां लगा दिया आपका वही थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में ये पार्ट इधर वाला ब्रास था और इधर वाला क्या था, स्टील था, ठीक है। अब ये ब्रास से, ये पॉइंट यहां से ब्रास से कनेक्टेड होता है, और इसका दूसरा एंड जस्ट यहां पर ये टच करता है, जस्ट ये टच किया, स्विच ऑन किए, हीटर हीट देना स्टार्ट हुआ, हीटर हीट देना स्टार्ट हुआ, गर्म करना स्टार्ट हुआ, तो ये भी गर्म हुआ। स्ट्रेट था तो ये टच कर रहा था, जैसे गर्म हुआ तो ये टच कर रहा था, यहाँ पर गर्म हुआ तो ये बेंड हो गया, तो बेंड हो गया तो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अभी सर्किट है क्लोज, तुमने स्विच बंद करके स्विच ऑन करके तुम सो गए। जैसे सोए हीटर हीट दे रहा था, और ये हीटर हीट दिया, कमरे का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये बेंड हो गया। अब ये बेंड हो गया, ये टच कर रहा था तार से, ये टच कर रहा था, बेंड हुआ, सर्किट हो गया ओपन, हीटर हो गया बंद, हीटर हो गया बंद, गर्म करने से बेंड हुआ, गर्म करने से बेंड हुआ, और वापस इसको ठंडा करो, फिर वापस, तो गर्म हुआ, बेंड हो गया, हीटर बंद, फिर कमरे का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, अगेन थर्मोस्टेट बैक इन इनिशियल, आया इनिशियल, जैसे टच किया फिर से वापस स्टार्ट। तो ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ, बेंड हुआ, बंद, फिर वापस आ गया। तो गर्म करने पर बढ़ गया, तो ठंडा करने पर फिर वापस आ गया। बस इतना ही जानना है, ये बेंडिंग के कंसेप्ट पर ही यूज करते हैं थर्मोस्टेट। थर्मो मतलब टेम्परेचर से लिंक्ड है। तो वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर बेस्ड ऑन, सॉरी, वर्किंग ऑफ ऑटो कट स्विच बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये है सिंपल पेंडुलम। हम लोग की जो पहले घड़ी होती थी, ठीक है, अब तो डिजिटल क्लॉक आ गया, बहुत सारे क्लॉक आ गए। अगर तुम्हारे पास अगर 50-60 साल पहले पुराने घड़ी होंगे तो उसमें पेंडुलम क्लॉक लगा होता, उसको बोलते थे पेंडुलम क्लॉक। अब तुम यूज करते हैं डिजिटल, ये है। अब तुम सोचो वहां से पेंडुलम क्लॉक का फार्मूला,
2π√L/z होता है। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड। कुछ लोग पढ़ चुके हो, कुछ लोग को पढ़ाया जाएगा, कुछ लोग पढ़े थे डायमेंशन में, फिर पढ़ोगे। ये पेंडुलम गया और लौटकर वापस आया, जाकर वापस लौटने वाले के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड, ये है फॉर्मूला टाइम पीरियड का। तो जो पहले वाली घड़ी होती थी ये घड़ी है, और नीचे पेंडुलम था जो ये स्विंग करते रहता था, ठीक है, और इसी से ये घड़ी घूमता था। अब सोचो विंटर में और समर में, तो समर में लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। उस क्लॉक का जो ये झूल रहा था उसकी लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। अब आपको बस ये सोचना है, क्वेश्चन लॉजिकल, समर के दिन में या विंटर में कब घड़ी फास्ट चलेगा, कब घड़ी स्लो चलेगा। पेंडुलम वाली घड़ी समर में और विंटर में कब घड़ी फास्ट चलेगा और कब घड़ी स्लो चलेगा। सर समर में विंटर में फास्ट फास्ट चलेगी, विंटर में समर में स्लो चलेगी। तो विंटर में फास्ट चलेगी। विंटर में फास्ट। रुक जाओ, पहले रुक जाओ, लोग गलती क्या करते हैं। समर में टेम्परेचर बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई, तो टी बढ़ गया। अब सुनो टी क्या बताए थे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, गया और लौट कर आया, इसको टी बोलते हैं। या यहां से गया और या, इसको टी बोलते हैं। अब बताओ समर में लेंथ बढ़ गया, टी बढ़ गया, मतलब घड़ी को घूमना था, मान लो सेकंड वाले को घूमना था मान लो 60 सेकंड में, तो घूम रहा है 70 सेकंड में। यहां सुनना, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बढ़ गया। घूमना था 60 सेकंड में, घूम रहा है 70 सेकंड में। तो 70 सेकंड में घूम रहा है, इसका मतलब वो टाइम अधिक ले रहा है घूमने में, तो घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गया। एक चीज और सब लिखवा दूंगा, ठीक है। तो समर में क्या बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। तुम भी सोचो, तुम कोई काम करने में अधिक टाइम ले रहे हो, मीन्स यू आर स्लो, कम टाइम में काम पूरा कर रहे हो। तुम कोई प्रोजेक्ट कम टाइम में कर रहे हो, मीन्स यू आर फास्ट। तो बच्चे विंटर समर में लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम अधिक ले रहे हो, टाइम अधिक ले रहे हो, मतलब घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गया। तुम कुछ काम करने में अधिक टाइम ले रहे हो, मीन्स यू आर स्लो, कम टाइम ले रहे हो तो फास्ट। तो समर के दिन में लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, और टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गया, और घड़ी स्लो हो गया। अब बताओ तुम अगर स्लो काम कर रहे हो, मीन्स यू आर लूजिंग योर टाइम, तो बोलते हैं समर में घड़ी टाइम लॉस कर रहा है। टाइम लॉस करने का मतलब यही समझना सिंपल, कि तुम कोई काम करने में अधिक टाइम ले रहे हो, मीन्स टाइम लॉस कर रहे हो, और कुछ काम को तुम कम टाइम में कर रहे हो तो तुम टाइम गेन कर रहे हो। पहले पॉइंट लिखो, देखो टाइम पीरियड फॉर्मूला 2π√L/z, capital T is the time period, capital T is the time period। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पेंडुलम बेस्ड क्लॉक, उस घड़ी की बात कर रहे हैं जो पेंडुलम पर चलता था। T = 2π√L/z, T = 2π√L/z, टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड है, तो पेंडुलम बेस्ड क्लॉक। सर जी क्या होता है? हाँ जी, रिस्पेक्ट में अपने किसी को बोलते हैं ना जी, वो जी नहीं है, ये है जी 9.8, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पेन को गिरा दिए, कितने से एक्सलरेट कर रहा है, वो है जी 9.8। बाकी एल तो हो गई लंबाई, पेंडुलम की लंबाई हो गई। अब नीचे नोट करो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस,
temperature increases, length increases, time period increases, time period increases, so clock will be slow. फिर से temperature increases, length increases, time period increases, clock will be slow and it lost time. And it lost time. इसका जस्ट उल्टा कर लो, जस्ट उल्टा खुद से लिख लो. टेम्परेचर डिक्रीजेज, temperature decreases, length decreases, length decreases, time period decreases, time period decreases, clock will be fast, clock will be fast and it gain time. Clock will be fast and it gain time. ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, यहाँ भी थोड़ा समझ लो, आप समझ लो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेना एमसीक्यू के लिए. यहाँ भी कुछ बेसिक मैथ सीख जाओगे. 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल. तो यहाँ लिखा लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल. छोटा सा समझ लो उसका डेरिवेशन, फिर डायरेक्ट रख लेना फॉर्मूला. टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, यूज किया फॉर्मूला. लेंथ फाइनल इक्वल टू लेंथ इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये डेल्टा टी टेम्परेचर है, ये टाइम पीरियड मिक्स मत कर देना. चलो इसको डेल्टा थीटा बना दिए, कंफ्यूजन नहीं हो जाए. ये डेल्टा थीटा दिया, ठीक है. डिवाइड बाय एल आई, ये कैंसिल हो गया. टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसमें चेंज इन टेम्परेचर है, पावर हाफ. अगेन बायनोमियल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू काफी कम है तो ये वैल्यू काफी कम, हाफ से मल्टीप्लाई. टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, हाफ से मल्टीप्लाई. यहां तक पहले फटाफट लिख लो, फिर बताएंगे एमसीक्यू के लिए क्या फॉर्मूला डायरेक्ट रखना है. यहां तक पहले लिख लो, यहां तक पहले लिख लो. और जिसके पास भी एनसीईआरटी और हो 11th क्लास की सेकेंड वॉल्यूम, वो थर्मल एक्सपांशन बस एक ही या 2 पेज में नहीं होगा, एक ही पेज में, एक बार पढ़ लेना बस. जब पढ़ चुके पढ़ोगे पूरा फटाफट समझ में आ जाएगा. एक बार देख लेना, सिर्फ एक बार बनता है. पढ़ने का एक ही पर्पस है, कुछ तुमको नया नहीं मिलेगा, बड़े कॉन्फिडेंस आएगा. पढ़ोगे खुद से तो बहुत सारा चीज और सिंपल लगेगा. एनसीईआरटी पढ़ने का एडवांटेज नहीं, एडवांटेज बस ये है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अच्छा हाँ ये है, जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा. बट लास्ट में फिर कॉपी पढ़ना है. तो यहां मैंने फिर से यूज कर लिया बायनोमियल, बस पहले इतना ही यूज है, हाफ से मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू काफी कम. अल्फा की वैल्यू काफी कम, लिख लिया यहां तक क्या. यस सर. अब सुनो एमसीक्यू को क्या रटना है, ठीक है. इस 1 को इधर ले आए तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल -1 हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. फाइनली जो आपको रटना है, टाइम लॉस पूछा जाता है क्वेश्चन. एक दिन में घड़ी कितना टाइम लॉस किया, कितना टाइम गेन करेगा, एक महीने में कितना करेगा. अब देखो यही है, तो फॉर्मूला बन गया. डायरेक्ट रटना है टाइम लॉस और टाइम गेन, दोनों का फॉर्मूला. ये चीज उसको उधर ले जाओ, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टाइम. बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट रटना है. टाइम लॉस या टाइम गेन,
क्वेश्चन में अल्फा दिया रहेगा 5 × 10⁻⁵, डेल्टा थीटा दिया रहेगा, और ये कौन सा टाइम है पूछा जाएगा एक महीने में, तो 30 × 24 × 60 × 60। एक दिन में घड़ी कितना टाइम लॉस या गेन करेगा, एक दिन में तो टाइम लेना, एक दिन में तो 24 आवर, तो 24 × 60 × 60। तो ये वो टाइम है जितने टाइम में कितना वो टाइम लॉस या गेन करेगा। एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट रटना है ये। हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टाइम ड्यूरेशन इन 1 डे यूज 24 आवर, 1 मंथ यूज 30 × 24 × 60 × 60। ये रट लेना। चलिए, तो परसों ये वाला चैप्टर पूरा हो भी जाएगा। क्वेश्चन अधिक अब क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.